स्टार्ट हुआ है ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा। हाँ सर। ओके। ओके सर, चलो तो फिर बेसिकली कस्टम्स लॉ का क्विक रिवीजन से कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा मान सकते हो कि एग्जाम पर्पस रिवीजन है। तो हम लोग कल के क्लास में, मतलब कल यस्टरडे वाला जो क्लास हम लोग कस्टम्स लॉ पे कर रहे थे, वहां पर जिस पॉइंट पे मैंने छोड़ा था मैं उसी पॉइंट से वापस स्टार्ट करता हूँ कि कस्टम लॉ रिलेटेड बाकी एग्जांपल्स और प्रोविजंस रिलेटेड मैटर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इन लोगों का सामने एग्जाम है, बहुत ही हेल्पफुल होगा नो डाउट। अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, जरूर मुझे बताना। जो जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं ना डिटेल्स में, उसी का एक शॉर्ट नोट्स है जो एग्जाम पर्पस रिविजन्स के लिए, मतलब एग्जाम मतलब 1 डे बिफोर एग्जाम रिविजन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉप कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको हर पॉइंट का छोटा छोटा पॉइंट वाइज, जैसे कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा, हाँ मौसम एक बार चेक कर सकता है। जैसे कस्टम का चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 12 ना रे। हेलो, कल पढ़े कि नहीं पढ़े? समझ में आ रहा है मौसमी? बोल। हाँ सर। ओके, तो जस्ट इसी तरह से हर चीज का शॉर्ट पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर कि चार्जिंग सेक्शंस क्या है। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 है। कस्टम ड्यूटीज किस पे लगाया जाता है? कस्टम ड्यूटीज आर लिवाइड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, है ना? यही चीज हम लोग पढ़े थे, तो ये शॉर्ट में हुआ। एट रेट स्पेसिफाइड इन, अच्छा किस रेट में कस्टम ड्यूटी लगता है? जिस रेट पे कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 ने डिफाइन करके दिया है वही रेट लगता है। लेकिन समय के साथ साथ रेट में चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, कस्टम टैरिफ कितना लगेगा, कस्टम ड्यूटी कितना चार्ज होगा, वो अमेंडमेंट होता रहता है। ठीक है, एक चार्ट यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। एक रिसेंट चार्ट है सर, 2018 में लेटेस्ट आया था, रिवाइज्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सर। जैसे एयर कंडीशनर अगर किसी को फॉरेन से लाना है, ठीक है, तो उसमें क्या कस्टम ड्यूटी है? तो इसका टैरिफ कोड दिया हुआ है, चेक कर सकते हो आप। HSN कोड, HSN कोड आप लोग जीएसटी में भी पढ़े हो सर। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, याद है ना? ये जीएसटी में भी डिस्कस होता है। एक यूनिक कोड जनरेट किया जाता है इंटरनेशनली, सारे के सारे गुड्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल एक कोड है सर। इसमें कस्टम ड्यूटी देख सकते हो, एयर कंडीशनर को पहले 10% बेसिक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था, अभी रिसेंट में 20% कर दिया गया। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मतलब घर का जो फ्रिज वगैरह है उसमें भी 10 का 20 हो गया। ठीक है, ड्यूटी इसलिए बढ़ाया क्योंकि देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब ताकि फॉरेन इंपोर्टेशन कम हो जाए और देश में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट आ जाए। वॉशिंग मशीन में भी जो 10 kg से कम वाला है उसके लिए भी सेम टू सेम 10 to 20। कम कंप्रेसर फॉर एयर कंडीशनर 7.5% था, अभी 10% कर दिया। स्पीकर्स, फुटवेयर्स, ठीक है, फुटवेयर्स में पहले 20% था, अभी 25% कर दिया। रेडियल कार टायर्स पहले 10 था, अभी 15 हो गया। ठीक है, रेडियल टायर जो कार में यूज होता है। डायमंड सेमी प्रोसेस्ड हाफ कट और ब्रोकन पहले 5 था, अभी 7.5% है। लैब ग्रोन डायमंड, जो जिस डायमंड को लैब में बनाया जाता है उसमें पहले 5 था, अभी 7.5%। कट एंड पॉलिश्ड कलर्ड जेम स्टोन्स, ठीक है, कलर्ड किया हुआ जेम स्टोन्स जो होते हैं वो पहले 5 था, अभी 7.5% है। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, जस्ट फॉर योर हाँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल ये लेटेस्ट है। ठीक है, इसमें पहले कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगता था। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगता था। एविएशन टरबाइन मतलब ये जो हवाई जहाज चलता है ना सर, जिसको हम लोग उड़ो जहाज भी बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? उड़ो जहाज, बचपन में ही बोलते थे सर। आई डोंट नो आप लोग ऐसे यूज करते होंगे, नहीं हम लोग तो बोलते थे एरोप्लेन को उड़ो जहाज, तो वही बोला जाता है सर, प्योर बंगाली टर्म, मतलब उड़ता हुआ जहाज, उड़ो जहाज जो भी हो। तो एविएशन टरबाइन फ्यूल पहले उस पर 0% लगता था, अभी उस पर 5% लग गया, और इसके कारण सर। इसके, हाँ बोलो सर। বলছি এটার উপর জিএসটি লাগে না তো? नहीं, इसको अभी जीएसटी के अंदर अभी भी नहीं लाया गया, बट इस पे 5% कस्टम ड्यूटी लगता है। ठीक है, जीएसटी परव्यू के बाहर है ये। ठीक है, वो तो आप लोगों को जीएसटी में बता के ही रखा था। तो इसका एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ये इस पे 5% आने के बाद एयर फेयर बढ़ गया, मतलब जो लोग हवाई यात्रा करते हैं, ठीक है, हवाई यात्रा में जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। BCD 5% has been levied on aviation turbine fuel and the increase in duty would likely make the air travel more costly, है ना? तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर ड्यूटी बढ़ेगा तो नो डाउट
हवाई हवाई यात्रा करना थोड़ा कॉस्टली तो बढ़ ही गया है उसके बाद से। तो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर। तो ये सब ड्यूटी वगैरह हमारे लाइफ में इफेक्ट करता है सर। ऐसा नहीं कि हाँ हो रहा है तो हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अरे फर्क पड़ता है रे बाबा, बहुत फर्क पड़ता है। ये सब सारे के सारे ड्यूटी सब फर्क पड़ता है। ये देखो आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड स्मिथ, ठीक है, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ मतलब जो सोनार होते हैं, जो रूपा का काम करते हैं, ठीक है। एंड पार्ट दे आर ऑफ प्रीसियस मेटल्स और मेटल क्लैड विद प्रीसियस मेटल्स, मतलब जो प्रीसियस मेटल वगैरह होता है उस पे 15% पहले था, अभी 20%। बाथ, शावर बाथ, सिंक, वॉश मशीन्स ऑफ एटसेट्रा प्लास्टिक्स, पहले 10% था, अभी 15% कर दिया गया। टेबल वेयर, किचन वेयर, अदर हाउस होल्ड आइटम्स ऑफ प्लास्टिक्स 10% से 15% कर दिया गया। Miscellaneous items of plastic such as office stationery, fittings, furnitures, decorative shades, statuettes, beads, bangles, ये सब में भी 10% अभी 15% कर दिया गया। ट्रंक, सूटकेस, एग्जीक्यूटिव केसेस, ब्रीफ केस, ट्रैवल बैग 10 से 15% हो गया। ठीक है, तो ये एक रिसेंट चार्ट है, तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि भाई जान लो, हम लोग जीएसटी रेट पे भी बात करते तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के रेट का भी न्यू अपग्रेडेशन जान लो सर। ठीक है, तो अभी तो सर ये रेट जरूरी नहीं है, एग्जाम के लिए रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने एक रेट का आइडिया आपको दिया, ताकि आप ये समझ पाओ कि मार्केट में रेट हमारे लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब सवाल उठते हैं सर कि कल के क्लास में मैंने जहां तक बताया था आपको, मैंने आपको ये स्टार्ट वाले क्लास में ये सारा बेसिक पॉइंट मैं बता दिया था। ये जो पॉइंट है सर, चार्जिंग सेक्शंस क्या है, टैक्सेबल इवेंट, इस पे मैं थोड़ा इंपोर्ट पे बात कर दिया था, एक्सपोर्ट पे थोड़ा मैं बात करूंगा। ठीक है, कि एक्सपोर्ट में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। अच्छा ये देखो आप, कस्टम वाटर क्या होता है, आई डिस्कस फुल्ली। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, हाँ सर, ईईजेड, ये सब हुआ था ना, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से हुआ था सर। अच्छा ये देखो सर, कब आपका चीज मतलब इंपोर्ट माना जाएगा, किस पॉइंट पे, होम कंजम्पशन के केस में क्या है, वेयरहाउस गुड्स के केस में क्या है, इसका भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता के रखा है। शॉर्ट नोट्स फॉलो करोगे ना, बहुत हेल्पफुल है सर शॉर्ट नोट्स, चाहे आप सीए इंटर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, सीए में फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इवन सीए से एग्जीक्यूटिव में ही उसको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है, और आप लोगों के लिए भी सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी जरूरी है बहुत। अच्छा अब बात करते हैं सर, चलो पॉइंट पे आ जाते हैं। मैंने काफी केस लॉ भी कल पढ़ाया था, जिसमें ये केस लॉ था, मुझे याद आ रहा है, एवन लियोट चिलीज ऑफशोर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है सर, ये सब तो होता रहेगा, एग्जाम्पल्स भी कल जो कराया वो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बात करता हूँ सर, टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स। ठीक है, जब हम लोग गुड्स, जैसे मैं कल आपको दिखा रहा था कि नॉन बासमती राइस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है ना, नॉन बासमती राइस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया। नॉर्मली बासमती राइस भारत बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट करके भारत का अच्छा अर्निंग होता है बासमती राइस में, है ना, जिसमें फ्राइड राइस, बिरयानी वगैरह ये सब बनता है बासमती वगैरह से। तो बहुत ही फेमस है पूरे भारत में, इसका जायका है, बहुत ही फेमस जायका है ये। जायका समझते हो ना, मतलब फूड आइटम्स जो मतलब जो बेसिकली बहुत ही फेमस कुकिंग कॉन्सेप्ट है। अब चलो उसमें डिटेल्स में नहीं जाते, होटल मैनेजमेंट थोड़ी पढ़ना है हम लोग। टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है। अब एक्सपोर्टेड गुड्स का क्या है, एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ओके, मौसमी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयर है ना, ओके। थोड़ा पेन ले लेते हैं सर, पेन लेना भूल गया। तो सर एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, थोड़ा ध्यान दो, कस्टम्स एक्ट 1962, टैक्सेबल इवेंट अराइजेस ओनली व्हेन प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस। मतलब जब इंडिया का कोई प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाते हैं उसे हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब ये एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्लियरिंग ऑफिसर का, मतलब प्रॉपर ऑफिसर का, जो कस्टम लेवल में काम करते हैं, उनका क्लियरेंस चाहिए होता है, इसको हम लोग एंट्री आउटवर्ड कहते हैं। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट ना, एंट्री इनवर्ड मतलब जब देश में लाते हो, और एंट्री आउटवर्ड मतलब जब देश से बाहर लेके जाते हो। ठीक है, तो जब भारत का प्रोडक्ट भारत के बाहर, जब भारत का प्रोडक्ट भारत के बाहर जाएगा सर, ठीक है, तब हमें उसे क्या कहना पड़ता है सर, एंट्री आउटवर्ड कहना पड़ता है, ये ना, बिल्कुल। तो एंट्री आउटवर्ड जब होगा तब भी एक्सपोर्ट बोलेंगे उसको, एंट्री आउटवर्ड को क्या बोलेंगे, बिल्कुल एक्सपोर्ट बोलेंगे, है ना। एंट्री आउटवर्ड होगा तो एक्सपोर्ट बोलेंगे, इसमें और क्या समझना है सर, तो वही आपका एक्सपोर्ट इवेंट बन जाएगा, और उसी में आपका टैक्सेबल इवेंट बन जाएगा एक्सपोर्ट में।
तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 of the Customs Act 1962, taxable event arises only when proper officer makes an order permitting clearance, that is entry outwards, granted and loading of the goods for exportation takes place. उसने परमिशन दे दिया, आपने भी जहाज में माल लोड कर दिया, ठीक है। अंडर सेक्शन 51 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 ये बोला गया है कि भाई जहाज में, शिप में सामान लोड कर दो और जैसे ही लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली टैक्सेबल इवेंट अराइज हो जाएगा, और अगर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना है तो अब देना पड़ेगा। विदाउट ड्यूटी आपका गुड्स बाहर नहीं जा सकता अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो। ज्यादातर केस में एक्सपोर्ट होने से देश का अच्छा होता है सर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में काफी सारे चीजों में ड्यूटी छूट है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। The rate of foreign exchange in case of exports. In case of export, the rate of exchange of the CBIC, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, as in force on the date on which a shipping bill or bill of export, जिस दिन shipping bill बन रहा है या bill of export बन रहा है, as the case may be, is presented under section 50 of the Customs Act 1962 is applicable. ठीक है, तो बड़ा सिंपल बात है, जिस दिन shipping bill या bill of export प्रेजेंट किया जाएगा कस्टम ऑफिसर के सामने, उस दिन जो रेट चलेगा, एक्सचेंज रेट चलेगा, मतलब डॉलर के हिसाब से रुपी का वैल्यू, या जो भी कंट्री अलग अलग डॉलर या जो भी वो फॉरेन एक्सचेंज फॉलो करते हैं उस हिसाब से। जैसे रिसेंटली इंडियन करेंसी भी दुनिया भर में बड़ा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो डॉलर की जगह इंडियन करेंसी को अपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई कर रहा है, बिकॉज उनका बिजनेस उस कंट्री के साथ ज्यादा हो रहा है। पता है इंडियन करेंसी वर्ल्ड वाइड, जैसे श्रीलंका, ठीक है, जैसे रशिया, ये लोग इंडियन करेंसी को बढ़ावा दे रहा है, इंडियन करेंसी को बढ़ावा दे रहा है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो इससे समझ में आता है ना कि भाई इंडियन करेंसी दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। ये रिसेंटली है सर ऐसा, ठीक है, अगर मुझे खबर मिलेगा ना मैं आपको बता दूंगा। हमेशा मुझे याद नहीं रहता कि कौन सा खबर, मतलब न्यूज रिसेंटली स्प्रेड हुआ था, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, ये जो डॉलर के बेसिस में एक्सचेंज रेट है या फिर रुपी के बेसिस में एक्सचेंज रेट है, ये सभी बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। देखो डॉलर सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यूएसए सभी के देशों के साथ बिजनेस करता है और बहुत पॉपुलर है यूएस के साथ दुनिया भर का बिजनेस करेंट टाइम पे। एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, गोल्डन वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, तब भारत भी दुनिया भर में हर कंट्री के साथ बिजनेस करता था। लेकिन आज फिर से वो दिन आ रहा है, हो सकता है थोड़ा 50-100 साल ज्यादा लगे, और लेकिन भारत वापस वो गोल्डन बर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट में वापस आएगा सर। अच्छा जब आएगा तब देख लेंगे सर, अगर हम लोग रहेंगे तो। लेकिन सर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसेसेबल वैल्यू फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स। अब सवाल उठता है कि जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू एसेस कैसे करेंगे। ओके, जैसे हम लोग इंपोर्ट के केस में एसेसेबल वैल्यू के बारे में देख रहे थे क्वेश्चंस में, वैसा ही एक्सपोर्ट करने के टाइम पे एसेसेबल वैल्यू को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो इसके बारे में बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ calculation of export duty, the transaction value, that is to say the price actually paid or payable for the goods for delivery at the time and place of exportations under section 14 of Custom Act 1962 shall be the free on board price of such goods at the time and place of exportations. अब आपके मन में चल रहा है सर फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या है ना, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या है। तो आपको समझाता हूं सर फ्री ऑन बोर्ड क्या है। अब आगे का कुछ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें करेंगे सर, बहुत वाइटल क्लास है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये जो वैल्यू एसेस करने के लिए एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइस के बारे में जो बात किया जा रहा है, ये फ्री ऑन बोर्ड का प्राइस मतलब जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, मतलब कॉस्टिंग बेसिकली, ठीक है। तो देख लो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, मतलब गाड़ी पे सामान लोड करने का खर्चा के बारे में बात कर रहे हैं सर। फ्री ऑन बोर्ड मींस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर भारत से अपना प्रोडक्ट फॉरेन में बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अप टू द पॉइंट ऑफ लोडिंग गुड्स इनटू द वेसल। जब तक वो वेसल में गुड्स लोड कर रहा है, अप टू द पॉइंट ऑफ लोडिंग गुड्स इनटू द वेसल्स और एयरक्राफ्ट or vehicle is incurred by the exporter and hence from importer point of view it is free on board, ठीक है। इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्री ऑन बोर्ड है, मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। अगर जो एक्सपोर्टर है वो अगर सारा का सारा कॉस्ट उठा रहा है, से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, जैसे मानो अपने वेस्ट बंगाल से बड़ा पॉपुलर क्या है, सबसे पॉपुलर में से एक नाम लेता हूं, दार्जिलिंग टी, नाम तो जरूर सुना होगा सर। हाँ, दार्जिलिंग टी, ठीक है।
अब दार्जिलिंग टी दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत फेमस है। अब ये दार्जिलिंग टी अगर हमें इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, दार्जिलिंग टी अगर हमें, ये देखो जैसे ही मैंने दार्जिलिंग टी लिखा, ये सब दार्जिलिंग का एस्टेट आ गया सर, ये देखो बड़े फेमस फेमस टी स्टेट, ठीक है, गोपालधारा टी स्टेट्स, ठीक है, बड़ा ही फेमस है ये गोपालधारा। गुटरी कंपनी बोल के बड़ा फेमस कंपनी है, इसका टी वहां पर बनता है। ये देखो दार्जिलिंग टी कुकीज, दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी जोन, ठीक है। अब मैं जस्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मानो ये जो गोपालधारा है, कभी अगर दार्जिलिंग जाओगे ना तो ये गोपालधारा टी स्टेट जरूर विजिट करना। ये मिरिक, मिरिक होके जाना पड़ता है। अगर आप मिरिक होके मतलब न्यू जलपाईगुड़ी उतर के अगर आप मिरिक होके दार्जिलिंग जाते हो तो बीच में ये गोपालधारा एस्टेट पड़ता है रोड के ऊपर। बहुत ब्यूटीफुल है देखने में, जरूर विजिट करना सर। सर अभी हम लोग कस्टम पढ़ेंगे कि विजिट करेंगे? नहीं सर, अभी तो कस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो गोपालधारा टी स्टेट्स, गोपालधारा टी स्टेट्स का टी मानो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब गोपालधारा कैसे एक्सपोर्ट करेगा सर? मानो गोपालधारा को अगर एक्सपोर्ट करना है इधर, मानो थाईलैंड एक्सपोर्ट करेगा। कहाँ एक्सपोर्ट करेगा सर? थाईलैंड को। तो अगर थाईलैंड को एक्सपोर्ट करेगा तो गोपालधारा टी एस्टेट से सारे के सारे टी जो भी एक्सपोर्टिंग क्वालिटी के हैं वो पहले तो बाई कार या ट्रेन के थ्रू से कोलकाता पहुंचेगा। फिर कोलकाता में उसको शिप में डाला जाएगा। हाँ सर, क्या बोलते हो? कोलकाता में उसको शिप में डाला जाएगा, है ना। फिर वो शिप यहाँ पर उस पर्टिकुलर टी को लेके यहाँ तक आएगा। लेकिन फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये होता है कि ये गोपालधारा टी स्टेट जो आपका दार्जिलिंग में आता है, मेरी एरिया में, दार्जिलिंग से कोलकाता पोर्ट तक उसका जो भी खर्चा पड़ेगा सामान को लोड करने का, वो कौन करेगा? एक्सपोर्टर करेगा। ओके, एक्सपोर्टर करेगा। अब तो फिर अगर एक्सपोर्टर सारा का सारा खर्चा कर रहा है तो थाईलैंड का जो बंदा जो इंपोर्ट कर रहा है कोलकाता का ये दार्जिलिंग का, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग टी, ठीक है, बड़ा पॉपुलर है सर। तो थाईलैंड वाला जो इंपोर्टर है उनके लिए क्या हो जाएगा? उनके लिए फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा, एफओबी हो जाएगा। ये सर नो, मतलब जहाज को बोर्ड बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मतलब बोर्डिंग करना, ठीक है, सामान को बोर्ड करना मतलब सामान को जहाज में लेना। उसका पूरा खर्चा अगर एक्सपोर्टर उठा रहा है तो इंपोर्टर के लिए फ्री ऑन बोर्ड फ्री है। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? है सर। इतनी सी बात है, और कुछ तो है नहीं। So free on board means all expense incurred by exporter up to the point of loading goods into the vessels or aircraft। अगर ये मतलब हवाई जहाज के थ्रू से जाता तो एयरक्राफ्ट और व्हीकल, अगर कोई मतलब लैंड लैंड थ्रू से जाता तो ठीक है, लैंड के थ्रू से भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे म्यांमार के साथ हमारा एक्सपोर्टिंग लैंड के थ्रू से हो जाता है। ये मणिपुर मिजोरम बॉर्डर होके हम लोग म्यांमार जा सकते हैं, इधर से भी थाईलैंड जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं सर, मणिपुर मिजोरम होके थाईलैंड होके कंबोडिया आराम से जा सकते हैं। सिंगापुर तक हम लोग आराम से जा सकते हैं थ्रू लैंड, एक पॉसिबल मतलब बस थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन पॉसिबल कि हम लोग लैंड के थ्रू से जा सकते हैं। ऐसे म्यांमार के साथ हम लोग ऐसा करते हैं सर, बिकॉज म्यांमार एकदम भारत के बॉर्डर में है, तो करते हैं सर हम लोग। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं फ्री ऑन बोर्ड तो समझ में आ गया आपको। तो बेसिकली बात यही है कि अगर एक्सपोर्टर खर्चा कर रहा है, हेंस फ्रॉम इंपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फॉरेन कंट्री, जो कंट्री में बैठा हुआ जो बंदा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा। और हमारे देश का जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है वो फ्री ऑन बोर्ड करा रहा है। ठीक है, अब आते हैं सर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट के बारे में। CIF, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज CIF? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF मींस वंस द गुड्स आर रीच टू द इंपोर्टर्स कंट्री। इंपोर्टर कंट्री मतलब अगर हमारा भारत का चीज है फॉरेन में जा रहा है, जैसे थाईलैंड में जा रहा है, म्यांमार में जा रहा है, हाँ, थाईलैंड जा रहा है, म्यांमार में जा रहा है, वियतनाम में जा रहा है। मैं थोड़ा आज एशियन कंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हमेशा यूएसए दुबई वगैरह चलता रहता है, आज मेरा मन इधर है, ठीक है, आज मेरा मन इधर है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, हाँ, ये सब कंट्री जो एक जमाने में भारत के कल्चर के साथ अभी भी है, ये सब इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत प्रभावित है सर। ठीक है, अगर आप कंबोडिया तक जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि भारत कहाँ तक है। ठीक है, भारत का कल्चरल इफेक्ट कहाँ तक है। कभी मौका मिले जिंदगी में तो देख के जरूर आना अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। ओके, चलो, ठीक है, विष्णु टेम्पल है सर अंकोर वाट में।
तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाया। तो अभी CIF का क्या कॉन्सेप्ट आ गया सर? CIF means once the goods are reached to the importer country, port or airport, importer has to pay cost. CIF means once the goods are reached to the importer country, जैसे भारत का गुड्स थाईलैंड पहुंचता है या कंबोडिया पहुंचते हैं, तो जो इंपोर्टर कंट्री से हम जो इंपोर्टर है उसको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, दैट इज FOB वैल्यू, मतलब फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू के ऊपर, जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखो, एसेसिबल वैल्यू फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स इक्वल्स टू फ्री ऑन बोर्ड, मतलब जो एक्सपोर्टेड गुड्स जो एसेस किया गया है, जो बेसिकली फ्री ऑन बोर्ड किया गया है। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड इन द सेंस जो गुड्स सामान जहाज के अंदर रखा गया। ठीक है, जहाज के अंदर जो सामान रखा गया, जिसको ट्रांसपोर्टिंग करके दार्जिलिंग से हम लोग कोलकाता पोर्ट तक लाए थे, मानो कि गुड्स का वैल्यू है 1 लाख का, एग्जाम्पल के तौर पे आगे क्वेश्चन करेंगे, और दार्जिलिंग से कोलकाता पोर्ट आने का खर्चा मानो पड़ गया 10,000 का, तो 1 लाख प्लस 10,000 कुल मिला के आपका फ्री ऑन बोर्ड का वैल्यू हो गया 10,000, जिसको हम लोग SSL वैल्यू या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स के वैल्यू भी बोलेंगे, है ना। अरे भाई, जो बिजनेस करेगा वो थोड़ी ना अपने पॉकेट से खर्चा करेगा, वो जिसको बेच रहा है ना उससे वो खर्चा उठा लेगा सर, नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट का कॉन्सेप्ट क्या है? CIF means once the goods are reached to the importer's country, port or airport, importer has to pay cost along with insurance and freight from exporter country to importer country। ठीक है, उसका भाड़ा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जिसका वैल्यूएशन फ्री ऑन बोर्ड के ऊपर होता है, जिसके साथ इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस का दाम भी रहेगा। इंश्योरेंस मतलब जहाज जो सामान लेके आते हैं ना, उसको डूबने का चांसेस होता है, तो उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ता है, जिसका प्रीमियम का खर्चा हमारा एक्सपोर्टर ने करके रखा था, तो उसका वैल्यू भी यहाँ पर अभी जो सामान मंगवा रहा है उसी को देना पड़ेगा, मतलब जो इंपोर्टर कंट्री है। मतलब बेसिक बात है सर, जो थाईलैंड में बैठा हुआ बंदा या कंबोडिया में बैठा हुआ बंदा जो भारत से टी मंगवा रहा है, ठीक है, जब ये जहाज जब जहाज इंपोर्टर कंट्री में रीच करेगा, जब जहाज इंपोर्टर कंट्री में रीच करेगा, बात समझ रहे हैं ना, तो उसे CIF देना पड़ेगा, उसे CIF देना पड़ेगा, फ्रेट भी देना है और साथ में इंश्योरेंस वगैरह भी देना है, तो इसको कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कहते हैं। तो जो, और इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? फ्री ऑन बोर्ड वैल्यूएशन के ऊपर होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर एसेसिबल वैल्यू भी कह रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कौन देगा? इंपोर्टर कंट्री में बैठा हुआ इंपोर्टर। क्लियर हो रहा है सर? है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बट बोल लेते हैं सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक टॉपिक आता है नॉर्मली फाइनल लेवल पे पढ़ना पड़ता है, CA को भी CMA को भी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या FTP कहते हैं। ठीक है, FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एज पर अवर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सेक्शन 2015-2020 ऑल इंपोर्ट्स इनटू इंडिया आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CIF वैल्यू। भारत में हम लोग जितना भी चीजें इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग CIF वैल्यू के ऊपर करते हैं, वेयर एज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ FOB वैल्यू। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका वैल्यूएशन FOB में लगता है, और जब इंपोर्ट करते हैं तो उसका वैल्यूएशन CIF पे लगता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे हमारा एक्सपोर्ट का जो वैल्यूएशन हो रहा है उसका भी तो CIF पे लग रहा है, जो इंपोर्टर कंट्री में बैठा हुआ बंदा दे रहा है। सिमिलरली जब भारत कुछ चीजें इंपोर्ट करेगा तो भारत को भी CIF वैल्यू के ऊपर ही उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो FOB के ऊपर, जब इंपोर्ट करेंगे तो CIF के ऊपर। अब आगे इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। CIF के अंदर क्या क्या आता है। अब इसमें थोड़ा कॉस्टिंग वाला फीलिंग आएगा आप लोगों को, जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ाई करते हो, सभी कोई करते हैं सर। CA तो करते ही है, CA में तो ऑब्वियसली उनको तो कॉस्ट पढ़ना ही पड़ता है, CS को भी कॉस्टिंग करना पड़ता है, सो कॉस्टिंग का नॉलेज सबको है। सो कॉस्ट इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर इन इंडिया, जैसे गोपालधारा जो दार्जिलिंग टी का एक टी एस्टेट है। अब गोपालधारा टी एस्टेट में जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, गोपालधारा टी एक्सपोर्टर जो है सर, गोपालधारा टी एक्सपोर्टर, मैं गोपालधारा ऐसे ही उठाया सर, जस्ट रैंडमली मुझे याद आ गया गोपालधारा टी एस्टेट के बारे में, तो और दार्जिलिंग टी के लिए बड़ा पॉपुलर है। और जब मैं एक्चुअली गोपालधारा विजिट किया था तो उस पर 90% टी उनका एक्सपोर्ट होता है, तो उसी याद आके मैं बोल दिया आपको। ठीक है, ऐसे गोपालधारा के साथ कोई बात ऐसा है नहीं, जस्ट ऐसे ही रैंडम पिक है। सो कॉस्ट इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर इन इंडिया, इसमें क्या क्या है? रॉ मटेरियल है, ओवरहेड है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, फ्री ऑन बोर्ड है। कुल मिला के आपका CIF का वैल्यू बनता है C प्लस I प्लस F, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। अब कॉस्ट क्या क्या है? रॉ मटेरियल, ओवरहेड, फ्रेट, इंश्योरेंस, फ्री ऑन बोर्ड, इतना सारा चीजें मिला के CIF होता है। अब जैसे मानो जो भारत का एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्टर इंडिया, इंश्योरेंस एंड फ्रेट अप टू एक्सपोर्टर पोर्ट,
इंश्योरेंस एंड फ्रेट का जो खर्चा है वो अप टू एक्सपोर्टर पोर्ट तक दे रहा है। जैसे मानो ये पोर्ट एरिया है, ठीक है, ये कोलकाता पोर्ट है मानो, ठीक है, और फिर ये गुड्स पहुंचेगा, गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन फ्री ऑन बोर्ड बेसिस। कहाँ पहुंचेगा? अगर गुड्स यूएसए जा रहा है तो यूएस का, अगर गुड्स थाईलैंड जा रहा है तो थाईलैंड का, ठीक है। देन इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यूएसए इंपोर्टर गुड्स लैंडेड एट सीआईएफ वैल्यू। जब ये गुड्स इंपोर्टर कंट्री में पहुंचेगा तब हम उसे सीआईएफ वैल्यू करेंगे, और जब यहाँ से एक्सपोर्टर भेजेगा तब उसको हम लोग फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू बोलेंगे। एक्सपोर्टर के लिए फ्री ऑन बोर्ड है, जब वो पहुंच जाएगा उसे हम लोग कॉस्ट इंश्योरेंस के साथ पहुंचेगा ना, फ्रेट इंश्योरेंस के साथ, तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट मिला के उसको सीआईएफ बोला जाता है। दिस इज सिंप्लीफाइड अप्रोच। मतलब एक्सपोर्टर के लिए एक बात हो रहा है और इंपोर्टर के लिए दूसरा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जो मन में थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि थोड़ा सा इजी हो जाए, और तो और इजी करने के लिए एग्जांपल बहुत अच्छा होगा। कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्री ऑन बोर्ड प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का प्राइस दिया मानो $1,00,000, ओके, दिख रहा है आप लोगों को? $1,00,000 का फ्री ऑन बोर्ड प्राइस बोला है गुड्स का, ठीक है। अच्छा, गुड्स कहाँ जा रहा है बोला नहीं, चलो फॉरेन नहीं जा रहा होगा। शिपिंग बिल प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली, शिपिंग बिल इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हुआ 28 फरवरी 2018 को, 2018। प्रॉपर ऑफिसर पास्ट ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। प्रॉपर ऑफिसर जो कस्टम ऑफिसर नॉर्मली होते हैं, प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस दे दिया कि भाई हाँ गुड्स को लोड करो जहाज में और एक्सपोर्ट करने के लिए निकल पड़ो, ठीक है। कब किया? 1 मार्च 2018 को। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी आर एज अंडर। एक्सचेंज रेट भी दे दिया और एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट भी दे दिया। 28 फरवरी 2018 को, 2018 को, 28 फरवरी 2018 को रेट ऑफ एक्सचेंज था $1 का 65, और 1 मार्च 2018 को दे के रखा $1 का 66। मतलब जिस दिन शिपिंग बिल प्रेजेंट हो रहा है उस दिन 65 है, पर जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस कर रहा है गुड्स एक्सपोर्ट के बारे में उस दिन 66 है। रेट ऑफ एक्सपोर्ट जिस दिन बिल शिपिंग बिल प्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली वो 10% रेट चल रहा था, और जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस दिया उस दिन 8% चल रहा था, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉइंट दिया आपको? रेट ऑफ एक्सचेंज इज नोटिफाइड बाय फॉर एक्सपोर्ट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीआईसी। मेक सुइटेबल assumption wherever required and show the workings, ठीक है। वर्किंग दिखाओ और जहां जितना जरूरी है assumptions दे सकते हो, ठीक है। assumptions को वेलकम करता है बट सुइटेबल होना चाहिए। जैसे जीएसटी नहीं होता है तो हम लोग जीएसटी एज्यूम कर लेते हैं, है ना। अब इसका कैलकुलेशंस करना है। क्या करना है? सिंपल है, फ्री ऑन बोर्ड का वैल्यू निकालना है। अच्छा, फ्री ऑन बोर्ड 1 लाख का टोटल था, $1,00,000 का, $1,00,000 का था, तो $1,00,000 इंटू 65 करके लेंगे सर। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया गया, ठीक है, जिस दिन बिल ऑफ एक्सपोर्ट प्रेजेंट किया गया, बिल ऑफ एक्सपोर्ट जिस दिन प्रेजेंट किया गया उस दिन वाला रेट लिया जाता है, तो 65 लेंगे। और कस्टम ड्यूटी क्या होगा? जिस दिन गुड्स निकल रहा है सर क्लियरेंस के लिए उस दिन का रेट लगेगा। जिस दिन कस्टम कस्टम ऑफिसर आपको क्लियरेंस दे रहा है उस दिन का रेट लगेगा। तो आपका 1 लाख का 65 करके एक्सचेंज रेट लग जाएगा, तो आपका वैल्यूएशन हो जाएगा 65 लाख, और कस्टम ड्यूटी लगेगा 65 लाख पे 8%, 65 लाख पे 8%, तो आपका वैल्यू होता है 5,20,000, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी में सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, ठीक है। एक्सचेंज रेट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स, exchange rate for export of goods is the rate of CBEC at the time of submission of shipping bill, and rate of duty of export is date on which outward granted for export and loading of goods taken place, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पर हिसाब लिया ये रूल के मुताबिक लिया गया सर। बोलो सर, क्वेश्चन क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है सर? एक्सपोर्ट करना है तो आपका कितना ड्यूटी है? एक बात का ख्याल रखिए, इंपोर्ट में सोशल वेलफेयर चार्ज लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। बोलो जरा। मौसमी क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना? सर। ओके सर। अब चलो हम लोग और थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं। ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कुछ ड्यूटी लायबिलिटी है जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे जरूरी होता है। तो ऐसा क्या क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जरूरी होता है
चलो देख लेते हैं, और उसमें ड्यूटी लायबिलिटी का क्या खेल है वो भी देख लेते हैं। हाँ कुछ कह रहे हो क्या मौसमी बात, कुछ बोल चीज? ना सर। ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है? गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशंस देयर फ्रॉम। इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर। ध्यान से सुनना, गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन देयर फ्रॉम, मतलब आप कुछ चीज भारत में एक मतलब भारत से एक्सपोर्ट किए थे, भारत से एक्सपोर्ट किए थे, फिर उसको वापस आप इंपोर्ट कर रहे हो। गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन देयर फ्रॉम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बता रहा है इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर, मतलब जो गुड्स आपने पहले इंपोर्ट किया था, ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स हैव ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर। अब कोई भारत का कोई मशीनरी पार्ट्स वगैरह हो जो आप रिपेयर के लिए फॉरेन भेज रहे हो, ठीक है, ओवरसीज सप्लायर को आप रिपेयर के लिए भेज रहे हो और बाद में उसको आप फिर से इंडिया में इंपोर्ट करते हो। एंड थर्ड पॉइंट बता रहा है एक्सपोर्टेड गुड्स में कम बैक फॉर रिपेयर्स एंड री एक्सपोर्ट, मतलब जो आपने एक्सपोर्ट किया था अब वो वाला गुड्स वापस इंडिया में आ रहा है, आप उसमें रिपेयरिंग कर रहे हो इंडिया में और फिर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे हम लोग अगर फॉरेन से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, मानो कोई कार है जिसको मैं इंपोर्ट किया, जो बड़ा रिच लोग होते हैं ना ये लोग करते हैं सर, ठीक है, वो फॉरेन से कोई कार खरीद के लाया, अब उस कार में कुछ दिक्कत हुआ लेकिन उसका पार्ट्स वगैरह इंडिया में नहीं होता या फिर उसका इंजीनियरिंग इंडिया में नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस कार को या उस मशीन को फॉरेन भेजना होगा जहाज के थ्रू से, ठीक है। अब उसको फॉरेन भेजोगे, ठीक है, फॉरेन में उसको ठीक ठाक किया जाएगा और फिर वो ठीक ठाक करके वापस आएगा। तो बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट होके बाहर गया था रिपेयर होने के लिए, सॉरी भारत ने स्टार्टिंग में उसको एक्सपोर्ट किया था, फिर जिस जिस कंट्री को हमने एक्सपोर्ट किया था वही कंट्री वापस मेरे कंट्री में उसको भेज रहा है कि भाई इसको ठीक ठाक करके वापस भेजो, ठीक है। जैसे आजकल भारत डिफेंस का प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे रिसेंटली भारत ने डिफेंस प्रोडक्ट में एक मिसाइल्स एक्सपोर्ट किया, अग्नि मिसाइल्स, इसको फिलीपींस को किया, ठीक है, फिलीपींस एक कंट्री है ना साउथ ईस्ट एशिया में। हाँ सर, ये यहाँ पर ही है फिलीपींस, दिखाई दे रहा है सर, ये फिलीपींस को भारत ने रिसेंटली एक मिसाइल से एक्सपोर्ट किया। अब मानो कि मिसाइल्स में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो फिलीपींस क्या करेगा, उसको फिर से जहाज में लाद के इंडिया भेजेगा, फिर इंडिया उसको रिपेयर करेगा, फिर इंडिया वापस उसको री एक्सपोर्ट करेगा। तो ये सब स्पेशल सिचुएशन हो जा रहा है ना, जो नॉर्मल सिचुएशंस तो है नहीं। ये जो सिचुएशंस है क्या ये नॉर्मल सिचुएशंस है सर? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस है। बोलो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? है सर। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस में ड्यूटी लायबिलिटी क्या होता है वही बात करना है सर। गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशंस देयर फ्रॉम, जैसे ये इंडिया है और ये यूएसए है। गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन 1 जनवरी 2018, इंपोर्टेड आफ्टर एक्सपोर्ट 1 फरवरी 2018। गुड्स पहले एक्सपोर्ट किया भारत से यूएसए में, फिर वहां से इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट करने के बाद उसको फिर से मतलब इंपोर्ट किया गया 1 फरवरी 2018 को। द इंपोर्ट ड्यूटी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ incentives availed at the time of export. Import duty shall be restricted to the amount of incentive availed of at the time of export. मतलब एक्सपोर्ट करने के टाइम पे अगर आपको कुछ इंसेंटिव्स मिला था, ठीक है, तो उस इंसेंटिव्स अमाउंट तक ही आपका इंपोर्ट ड्यूटी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अवेल्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर आपको कोई इंसेंटिव मिला था उसके अंदर ही आपका जो ड्यूटी है वो रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। आगे आगे क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी हो जाएगा सर। दूसरा पॉइंट है सर, इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर। तो नॉर्मली अगर आप रिपेयर करने के लिए जो गुड्स आपने पहले, मानो अमेरिका से हमने कोई गुड्स पहले से ही खरीद के रखा, ठीक है, मानो कोई मशीन है, ठीक है, मानो कोई मशीन हमने अमेरिका से परचेज करके, एग्जाम्पल के लिए सोचो कि मानो हमने अमेरिका से कोई मशीन परचेज करके इंडिया में लाया था, ठीक है। अब मशीन अमेरिका से इंडिया तो आ गया, लेकिन यही मशीन को हम लोग फिर से रिपेयर करने के लिए अमेरिका वापस भेजता हूँ और फिर से उसको अमेरिका से इंडिया में लाता हूँ। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। बड़े बड़े बहुत ही महंगा महंगा मशीन होते हैं तभी लोग इतना दिमाग लगाते हैं सर, जो 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे होता है,
तभी जाके ये सब होता है, अदरवाइज क्यों दिमाग लगाएगा कोई। तो कहता है सर कि नो ड्यूटी एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्ट, इसको री इम्पोर्ट कहेंगे। ये जो एक बार मैंने जो इंपोर्ट किया था, फिर उसी को मैंने एक्सपोर्ट किया रिपेयर करने के लिए, फिर उसको मैं इंडिया में वापस री इम्पोर्ट करता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे? इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, नो ड्यूटी एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्ट विल बी लेवाइड। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। इफ री इम्पोर्टेड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन मैंने रिपेयर करने के लिए एक्सपोर्ट किया वो 3 साल के अंदर री इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई मशीन अमेरिका से खरीदा था 2018 में, ठीक है, फिर आप 2018 में ही उसको रिपेयर करने के लिए भेजते हो, ठीक है, लेकिन ये मशीन रिपेयर होके 3 साल के अंदर वापस इंडिया में आना चाहिए, जिसको रिसेंट लेवल में एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया गया। 3 साल नाउ एक्सटेंडेड अप टू 5 years। 5 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स वो प्रोडक्ट री इम्पोर्ट कर लेना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट है आपने एक्सपोर्ट किया था रिपेयर के लिए। The exported and imported goods must be in the same form। जो गुड्स आपने दिया था वही गुड्स आपको वापस मिलना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए, ओनरशिप भी वही होना चाहिए ऑफ द गुड्स शुड आल्सो नॉट हैव चेंज्ड। ना तो गुड्स बदलना चाहिए और ना ही उसका ओनरशिप बदलना चाहिए। मतलब जैसे हालत में गया था वैसे ही हालत में आना चाहिए। हाँ, रिपेयर होके जरूर आना है, रिपेयर होके आना है, लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि ओनरशिप भी नहीं बदलना चाहिए और गुड्स का जो मेन बेस है, ठीक है, मतलब आप भेजे थे BMW, वापस जब आ रहा है तो मर्सिडीज बन के आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपने BMW भेजा तो BMW ही वापस आना चाहिए, और जो सीरीज का BMW भेजा था वही BMW का सीरीज होना चाहिए। आपने कोई पर्टिकुलर M सीरीज का कोई मशीन आपने भेजा था तो M सीरीज का ही मशीन आपको वापस मिलना चाहिए, N सीरीज का मशीन अलाउड नहीं करेगा, और ओनरशिप भी नहीं बदलना चाहिए। बात समझ में आया सर? बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। This concept is not applicable if the repairs amount to manufacturers and export from EPZ or EOU। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता है अगर रिपेयर अमाउंट टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम EPZ और EOU। ठीक है, मतलब ये EOU क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है रिपेयर करने के लिए, अगर आप किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग को भेजते हो, ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इफ द रिपेयर्स अमाउंट टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स, ठीक है, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं, EPZ और EOU के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे EPZ और EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, ये भी दिख जाएगा आपको, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बहुत सारे हैं, जैसे कांदला में है, या आपका गुजरात में है कांदला, कांदला में है, ठीक है। आप जरूर देख सकते हो सर ये सब चीजें रिसर्च करके, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको जरूरत के हिसाब से दिखाया, बाकी आप रिसर्च करना। तो बेसिकली बात ऐसा है कि अगर ये रिपेयर अमाउंट टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम EPZ अगर है तो फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हो। इंडिया ने एक्सपोर्ट फॉर रिपेयर किया था, मतलब एक्सपोर्ट किया था रिपेयर करने के लिए 1 मार्च 2018 को कोई प्रोडक्ट USA में, ठीक है। फिर US से वही प्रोडक्ट, अच्छा सबसे पहले तो ये बात देखो, सबसे पहले USA ने आपको इंपोर्ट किया था 1 जनवरी 2018 को, ये फर्स्ट ले गए, ये फर्स्ट ले गए। फिर सेकेंड लेग में आपने उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया वापस, ठीक है, मतलब गुड्स ऐसे आया, फिर इस तरह से री एक्सपोर्ट हुआ रिपेयर के लिए, और फिर से USA से 1 मई 2018 को उसको री इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है सिचुएशंस, ये सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप बात को देखो एक एग्जांपल के थ्रू से, अब मैटर को देखो एग्जांपल के थ्रू से। मिस्टर ए इंपोर्टेड एन एयर कंडीशनर एक 1 जनवरी 2018 को फॉर 5 लाख फ्रॉम USA। मिस्टर ए हैज पेड इंपोर्ट ड्यूटी फॉर ₹50,000। मिस्टर ए ने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया 50,000 का। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द सेम वाज एक्सपेक्टेड फॉर वांट ऑफ रिपेयर्स ऑन 31 जनवरी। सम टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, उसको रिपेयर करने के लिए 31 जनवरी 2018 को USA भेजा गया। आफ्टर इनकरिंग सम एडिशनल कॉस्ट
and repair and replacement worth ₹1 lakh. The same was re-imported on 5th February 2018. The import duty in such case will be restricted on the value of repairs and replacement of ₹1 lakh. मतलब अगर इसमें ड्यूटी लगाना है तो जितना एक्स्ट्रा वैल्यूएशन का चीज आपने उस पर यूज किया उसके ऊपर ही ड्यूटी लगाना है, ठीक है? क्योंकि एक तरह का क्या हो जाएगा, अगर मैं एक अकाउंटिंग पॉइंट में बोलूं तो दिस इज लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? इसको कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे? बोल मौसमी। अगर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है ना, एसेट का लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होता है। हाँ सर। तो अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, ये सब हम लोग कैपिटल गेन में भी पढ़ते हैं, है ना, या अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है कि अगर उस पे एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है आपके रिपेयर के कारण, तो जितना अमाउंट का एक्स्ट्रा आपने मतलब उसमें एक्स्ट्रा एडिशन किया, वैल्यू बढ़ाया, उसी के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो बेसिकली 1 लाख के ऊपर ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, ना कि पूरा गाड़ी के ऊपर या पूरा मशीन के ऊपर या पूरा एसेट के ऊपर लगेगा। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। লজিক্যালি সোচে। হ্যাঁ বল। এখানে যে বলেছিল নো ডিউটি এট দ্য টাইম অফ রি-ইম্পোর্ট। हाँ, री-इम्पोर्ट में ड्यूटी तो नहीं लग रहा है ना। साथ में ये भी तो बोला था कि रेस्ट्रिक्टेड टू द वैल्यू ऑफ इंसेंटिव्स, मतलब जितना एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको इंपोर्ट करके मिला उसके ऊपर लगेगा। अगर लगेगा तो ना, अगर नहीं लगेगा तो फिर उस पर ड्यूटी नहीं लगेगा। तो पूरा वैल्यू पे थोड़ी ना लग रहा है। एयर कंडीशनर का वैल्यू 5 लाख है, इंपोर्ट ड्यूटी तुमने दिया था 50,000 का, अब तुम उसको वापस भेज रहे हो, उसको उस पे 1 लाख का वैल्यू एडिशन किया गया। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यूएशन पे तो जरूर लगेगा ना सर, एक्स्ट्रा वैल्यू पे तो जरूर लगेगा। अगर वैल्यू एडिशन होगा तो उस पे जरूर लगना है। द इम्पोर्ट ड्यूटी इन सच ए केस विल बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ₹1 लाख। 5 लाख पे तो नहीं लगा रहा है, क्योंकि 5 लाख में आप ऑलरेडी ड्यूटी दे चुके हो। अब अगर वैल्यू ऐड हुआ है तो उस पर ड्यूटी लगाओ, अगर वैल्यू ऐड नहीं हुआ है तो नो ड्यूटी। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, सिंपल लॉजिक है सर, सिंपल लॉजिक है। अगर वैल्यू ऐड होगा तो ड्यूटी लगेगा, अगर वैल्यू एडिशन नहीं है तो फिर क्यों ड्यूटी लगाना है? और एक एग्जांपल देखें था। A machine was originally imported from Japan at ₹250 lakh in August 2017. 250 लाख का है, मतलब 2.5 करोड़ का, 2017 में अगस्त में। ऑन पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, और आपने कस्टम्स का सारा ड्यूटी भी गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। द सेड मशीन वाज एक्सपोर्टेड, ठीक है, सेंट बैक टू सप्लायर फॉर रिपेयर इन जनवरी 2018। मतलब ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बाद 2018 में आप उसको वापस री एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हो रिपेयरिंग के लिए, एंड री इम्पोर्टेड विदाउट एनी रीमैन्युफैक्चरिंग और रीप्रोसेसिंग इन अक्टूबर 2018। कोई रीमैन्युफैक्चर नहीं हुआ, कोई रीप्रोसेसिंग नहीं हुआ अक्टूबर में, आफ्टर रिपेयर। सिंस द मशीन वाज अंडर वारंटी पीरियड, द रिपेयर्स वर कैरिड आउट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना पड़ा, ठीक है। मशीन वाज वारंटी में था और उसका सारा का सारा खर्चा वो फॉरेन कंपनी ने ही बेयर किया। However, the fair cost of repair carried out, अगर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है अगर देखा जाए तो उसका कॉस्ट आ जाता है ऑलमोस्ट 6 लाख का, ठीक है। मतलब जो कंपनी ने आपको कॉस्ट का सुविधा दिया, तो अगर आपको ये खर्चा करना पड़ता तो 6 लाख का खर्चा करना पड़ता था। फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर कैरिड आउट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख वुड हैव बीन, अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख का है और ओवरऑल बाकी और भी खर्चा मिला के 9 लाख का है। इसमें मटेरियल का खर्चा है 9 लाख का। Actual insurance and freight charges to and fro were 3 लाख। इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस वगैरह जो है टू एंड फ्रॉम मिला के 3 लाख। रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10% एंड द रेट ऑफ आईजीएसटी इन इंडिया ऑन लाइक आर्टिकल, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल का इंडिया में जो आईजीएसटी रेट है वो 12% का, ठीक है। मतलब ऐसे ही प्रोडक्ट इंडिया में 12% आईजीएसटी में चार्ज होता है। So they ask you compute the amount of custom duty payable, if any, or re-import of machines after repairs. The ownership of the machine has not been changed during the period. ओनरशिप चेंज नहीं हुआ, जिसका था बस उसका ही रह गया।
सवाल यह है कि री इम्पोर्ट में क्या कस्टम ड्यूटी यूज होगा। देखो सर, क्वेश्चन का मतलब वेटेज को समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मशीन आपने री एक्सपोर्ट किया था, मतलब पहले आपने इंपोर्ट किया था जापान से। ठीक है, पहले आपने जापान से इंपोर्ट किया था। कितने का मशीन था, कहाँ गया जापान सर, ये रहा जापान, दिस इज द जापान। अब जापान से कोई गुड्स आपने इंडिया लाया, फिर बाद में यही गुड्स आपको वापस जापान भेजना पड़ रहा है। किसके लिए, रिपेयर के लिए। जापान का जो कंपनी है, ठीक है, मानो एक सिंपल बात करते हैं, जापान का बहुत सारा कार कंपनी है, बड़ा फेमस है, टोयोटा को लेते हैं, है ना। टोयोटा कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट को सही करके भेजा, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 9 लाख का है, जिसमें रॉ मटेरियल का खर्चा है 6 लाख का। सो द क्वेश्चन इज, क्या मुझे इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। सर वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। सर कंपनी ने तो मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, वो अलग बात, बट वैल्यू एडिशन हो रहा है सर। आपने जो प्रोडक्ट रिपेयर के लिए दिया उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स री इम्पोर्टेड आफ्टर एक्सपोर्ट्स। इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 6 लाख का और एक्स्ट्रा है 3 लाख का, कुल मिला के 9 लाख का खर्चा हुआ है। मतलब 9 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, और ये जो इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह है ना सर, ये सब मिला के 3 लाख, तो कुल मिला के री इम्पोर्टेड गुड्स आफ्टर एक्सपोर्ट्स वैल्यू ऑफ गुड्स हो रहा है सर 12 लाख का। ऐसे तो गुड्स तो 250 लाख का है, ऐसे गुड्स तो 250 लाख का है, जो एक बार आपने इंपोर्ट करने के टाइम पे उसका जो भी ड्यूटी था वो दे दिए थे। लेकिन ये तो री इम्पोर्टिंग का है, जो आपने एक्सपोर्ट किया था और उसके बाद उसको री इम्पोर्ट कर रहे हो जापान से, तो आपको 12 लाख का खर्चा पड़ रहा है। इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट भी है, दूसरे और भी चीजें हैं, और 3 लाख का इंश्योरेंस क्रेडिट वगैरह है। तो आपका कुल मिला के वैल्यू होता है 12 लाख का। इस पे आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%, 1,20,000 का। सोशल वेलफेयर चार्जेस इंपोर्ट पे लगता है सर 12,000 का, जो 1,20,000 का 10%। ठीक है, तो जो बैलेंस हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शनल वैल्यू। तो 1,20,000 प्लस 12, 1,20,000 प्लस 12, ये दोनों मिलके होता है आपका 1,32,200, और टोटल 12 लाख। तो 12 लाख के साथ 1,32,200 ऐड करोगे तो आपका बनता है, मतलब कुल मिला के ये सारे के सारे 13,32,000, 200 नहीं सॉरी, 13,32,000। इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, जो इंडिया में भी सिमिलर प्रोडक्ट 12% चार्ज होता है। तो 13,32,000 पे 12%, तो वैल्यू होता है 1,59,840। करके देख लो एक बार। तो गुड जब इंडिया में लैंड किया तो उसका दाम पड़ा 14,91,840। इस पे टोटल कस्टम ड्यूटी जीएसटी मिला के कितना हो रहा है, कस्टम ड्यूटी का पड़ रहा है 1,20,000 का, ठीक है, और जीएसटी मिला के 1,59,840 कितना हो रहा है, 1,20,000 और 1,59,840 कितना हो रहा है रे, तो ये वैल्यू आ रहा है क्या। करके बता एक बार मुझे। 1,20,000 प्लस 159,840, 279, और उसमें सोशल वेलफेयर चार्जेस है 12,000 का, 291,840। समझ में आया रे, बोलो। हेलो, रे बोझा गलो, समझ में आया कि नहीं। স্যার প্রভিশনে তো বলেছিল রি-ইম্পোর্টের সময় কোনো ডিউটি লাগবে না। ओहो, वैल्यू রি-ইম্পোর্ট एड, हाँ बोल মানে अरे बोल। মানে বলছি আমি যে রিপেয়ার করতে পাঠালে কিছু না কিছু তো ভ্যালু এডিশন হবে, তাহলে এখানে কেন বলেছে যে নো ডিউটি এট দ্য টাইম অফ রি-ইম্পোর্ট। नहीं, नॉर्मल बात ऐसे नहीं है, नो ड्यूटी एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, मतलब क्या मेन गुड्स पे ड्यूटी लग रहा है क्या। पॉइंट को समझे आप लोग, पॉइंट को जरा समझे कि जब हम लोग
प्रोडक्ट को री इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें ड्यूटी लग रहा है या वैल्यूएशन एडिंग वैल्यूएशन पे ड्यूटी लग रहा है? मतलब क्या 2.5 करोड़ के प्रोडक्ट में फिर से ड्यूटी देना पड़ रहा है क्या? ना सर। तो वही तो है, नो ड्यूटी एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्ट विल बी लिवाइड। ठीक है, imported goods have been originally exported to the overseas supplier for repair if re-imported within 3 years from the date of export। अगर एक्सपोर्ट करने के 3 साल के अंदर करते हो, अब मानो कि 3 साल या 5 साल बाद उसको वापस री इम्पोर्ट कर रहे हो तो पूरा वैल्यू पे देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अगर मानो कि 3 साल बाद जो तुमने री इम्पोर्ट कर रहे हो, अगर उसको 3 साल या 5 साल बाद तुम उसको इंडिया में वापस ला रहे हो तो उस पर पूरा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे दिया जा रहा है, जितना आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है सिर्फ उस पर लग रहा है, गुड्स टोटल गुड्स पे थोड़ी ना लग रहा है। ना तो हमने यहाँ पर पूरा 5 लाख के गुड्स पे लगाया था, मतलब 5 लाख प्लस 6 लाख करके थोड़ी ना लगाया था। और यहाँ पर भी हम लोग 250 लाख और फिर उसके साथ 6 लाख का जो वैल्यू एडिशन, 9 लाख का जो वैल्यू एडिशन हुआ 12 लाख का, क्या उस पर थोड़ी ना लगा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं? है सर। बस ये थोड़ा सा फर्क है, ये समझना सर। एक्सपोर्टेड गुड्स में कम बैक फॉर रिपेयर्स एंड री एक्सपोर्ट। अब जो तुमने पहले एक्सपोर्ट किया था वो बाद तुम्हारे पास वापस आ रहा है और फिर तुम उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो। मतलब बेसिकली तुमने इंडिया का कोई प्रोडक्ट फॉरेन भेजा था, फिर फॉरेन से वो तुम्हारे इंडिया में आया रिपेयर करने के लिए, फिर तुम उसको इंडिया से वापस री एक्सपोर्ट कर रहे हो। इसमें भी बोल रहे हैं नो ड्यूटी एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्ट विल बी लिवाइड, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, थोड़ा टाइम लिमिट चेंज है। द टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्ट शुड बी विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। इन केस एक्सपोर्ट टू नेपाल सच टाइम लिमिट इज 10 years। नेपाल के साथ भारत का स्पेशल रिश्ता है, ठीक है, नेपाल के साथ इंडिया का स्पेशल कंडीशंस है। अगर नेपाल नेपाल में आप री इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है, टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्ट शुड बी विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल नेपाल के साथ है तो नेपाल के साथ ये 10 साल का टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट फॉर री एक्सपोर्ट इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। जिस दिन री एक्सपोर्ट टाइम लिमिट, री एक्सपोर्ट करने का टाइम लिमिट क्या है? 6 महीना। आप जो भी भारत में एक्सपोर्ट करके वापस उसको भारत में ला रहे हो रिपेयर करने के लिए, बहुत अच्छा है, बट उसको 6 महीने के अंदर री इम्पोर्ट कर दो सर, सॉरी री एक्सपोर्ट कर दो, जिसको एक्सटेंड करके 12 महीने तक अप टू किया जा सकता है, एक्सटेंडेड अप टू 12 months सिचुएशन वाइज। इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, जब जब इंपोर्ट होगा तो इंपोर्टर जो है, जो रिपेयर करने के लिए एक्सपोर्टेड गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, वो बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट से बॉन्ड। रीइंपोर्टेशन इज फॉर प्रोसेसिंग। क्या क्या होता है रीइंपोर्टेशन में? रीप्रोसेस होगा, रिफाइनिंग हो सकता है, रीमेकिंग हो सकता है। एंड द टाइम लिमिट फॉर रीइंपोर्टेशन शुड बी विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। जिस दिन एक्सपोर्ट हुआ था उस दिन से 1 साल तक का टाइम लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग, चलो देखो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन 1 March 2018, ठीक है, इंडिया से ये फर्स्ट ले गए, ये सेकंड ले गए, ये थर्ड ले गए, ठीक है, 3 स्टेज है सर। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, इसको हम लोग लेग भी बोलते हैं, ठीक है, लेग इन ये मतलब ये वर्ड भी यूज किया जाता है। तो फर्स्ट लेग में गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन 1 March 2018, फर्स्ट चरण में क्या हुआ, गुड्स एक्सपोर्ट किया कहां पर आपने? यूएस में। कब किया? 1 March को किया। अब यूएस का प्रोडक्ट इंपोर्ट होके इंडिया में आ रहा है 15 मार्च को, सेकंड वीक में। फिर जो इंडिया में आपने रिपेयर करने के लिए लाया था उसको री एक्सपोर्ट कर रहा 1 अप्रैल 2018। ये है सिचुएशन, ठीक है। अब वही बात यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू से भी मैं आपको समझा रहा था। अब ये सिचुएशंस अगर है तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं सर। इसका सीबीआईसी का नोटिफिकेशन आया था 11 सितंबर 2018 को, ठीक है। इसमें ये पर्टिकुलर री-इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग एक्सेट्रा के बारे में बोल के रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री-इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर और फॉर रिकंडीशनिंग अदर देन द स्पेसिफाइड गुड्स, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर री-इम्पोर्टेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन इज 7 years। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू नेपाल सच टाइम लिमिट इज 10 years, ठीक है।
गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स, री एक्सपोर्ट करना होगा 6 महीने के अंदर, जिसको 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है द डेट ऑफ री इम्पोर्टेशन। मतलब जिस दिन इंपोर्ट आपने किया था, री इम्पोर्ट किया था, उस दिन से 6 महीने के या मैक्सिमम 1 साल के अंदर। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री इम्पोर्टेड, किस लिए कर रहे हो? गुड्स मैन्युफैक्चर भारत में हुआ है और आप उसको री इम्पोर्ट किए थे रीप्रोसेसिंग के लिए, रिफाइनिंग के लिए, रीमेकिंग के लिए, तो उसके लिए आपका टाइम लिमिट है 1 साल का। इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, इफ सेटिस्फाइड एज रिगार्ड टू आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स, द इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एग्जीक्यूट्स ए बॉन्ड, एक बॉन्ड इशू करेगा। ठीक है, इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एग्जीक्यूट्स अ। अच्छा, यहाँ पर कुछ पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम ड्यूटी दिया हुआ है सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट में। ठीक है, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम ड्यूटी मतलब कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस है जहां पर आपको ड्यूटी से छुटकारा मिलता है, जिसके बारे में सेक्शन 25 बात करता है। आगे इसके ऊपर और डिटेल्स में बात करते हैं सर, लेकिन सेक्शन याद रखें, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम ड्यूटी सेक्शन 25। अच्छा, इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम दिस मार्च 2018 सेक्शन 25A ऑफ द कस्टम्स एक्ट में बोला है। मतलब क्या कहता है सर, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, अगर गवर्नमेंट को लगता है जो गुड्स इनवर्ड प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है, इनवर्ड प्रोसेसिंग मतलब आपने फॉरेन भेजा था, फिर फॉरेन से अभी आपके देश में आ रहा है वापस, उसको ठीक ठाक करने के लिए इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। But the central government is satisfied that it is necessary in the public interest to do, it may by notification exempt such goods which are imported for the purpose of repair, जिसको आप फॉरेन में रिपेयर के लिए भेज रहे हो, फिर उसको बाद में इनवर्ट री इम्पोर्ट कर रहे हो। Further processing or manufacture as may be specified therein from the whole or any part of the duty or custom debarable thereon subject to the following condition: the goods shall be re-exported after such repair, after processing or manufacture as the case may be, within a period of 1 year from the date on which the order of clearance of the imported goods is made. The imported goods are identifiable in the export goods and such other condition as may be specified in the notifications। मतलब ये बेसिकली इतना कहना चाहता है सर, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स का मतलब ये हो गया कि जब कोई गुड्स हम लोग भारत के बाहर भेजते हैं रिपेयर करने के लिए, तो रिपेयर करके जब उसको वापस इंडिया में लाते हैं, तो द बिग क्वेश्चन इज क्या उस पर ड्यूटी लगेगा? अगर गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के तहत कि भाई इसमें ड्यूटी लगाने से देश में प्रॉब्लम होगा, लोगों को प्रॉब्लम आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट पे उस पर्टिकुलर चीज पे ड्यूटी को एग्जाम भी कर सकता है, जिसके लिए 29 मार्च 2018 में सेक्शन 25A में बोला है। ठीक है, कि इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में जरूरत पड़ने से गवर्नमेंट या प्रॉपर ऑफिसर जो है उनके कहने पे ये हो सकता है, मतलब उसमें एग्जाम किया जा सकता है। और 25B जो है ये आउटवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स के बारे में बोला है। ठीक है, 25B में आउटवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में बोला है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 20 व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that it is necessary for the public interest to do so, it may by notification exempt such goods which are re-imported after being exported for the purpose of repair। ठीक है, आपने उसको एक्सपोर्ट किया था, फिर वो री-इम्पोर्ट होकर आ रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन फ्रॉम द होल और एनी पार्ट ऑफ द ड्यूटी कस्टम रिवाइवल देयरइन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब वही जो कंडीशंस है 1 साल के अंदर आपको या 6 महीने के अंदर एज ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब अगर टाइमली सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट पे आपको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यही है सर, 25 के अंदर बस एग्जेम्पशंस दे सकते कि नहीं दे सकते, गवर्नमेंट स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू से 25A 25D के तहत आपको एग्जेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, बस इतना समझना अभी काफी है सर। अब चलो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं सर, सेक्शन 13 सर्कमस्टेंसेस अंडर विच नो ड्यूटी विल बी लिवाइड। ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है सर जहां पर कोई ड्यूटी नॉर्मली नहीं लगाया जाता, बट बाद में उसको लगाया भी जा सकता है, बट नॉर्मल सिचुएशंस में इस पे नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि बहुत ही फेमस कंसेप्ट है सर पिलफरेज। ठीक है, पिलफरेज का मतलब समझते हो सर, कॉस्टिंग में जरूर पढ़े होंगे। पिलफरेज क्या होता है, एनी आइडिया सर? चोरी। यस सर, वेरी गुड। चोरी हो जाना, मानो आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्टेड गुड्स चोरी हो गया। नॉर्मली क्या होता है, मेन पैकेट जो होता है पिलफरेज में ऐसे होता है, मानो पूरा एक बोरा है या बस्ता है, अब पूरा बस्ता में से या पैकेज में से पूरा का पूरा चोरी नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्ट चोरी हो गया। ठीक है, या फिर चोरी होके उसको वापस
रीसील कर दिया गया डुप्लीकेट वे में, इस तरह का सिचुएशन, इसको पिलफरेज कहा जाता है। सो कहता है कि अगर कोई गुड्स चोरी हो गया है तो नो ड्यूटी इज पेएबल इफ द पिलफरेज फाउंड बिफोर गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स। कस्टम क्लियर होने से पहले अगर पिलफरेज फाउंड होता है तो ड्यूटी नहीं पे करना है। इंपोर्टर डज नॉट हैव टू प्रूव पिलफरेज। इंपोर्टर को ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है, जो इंपोर्ट कर रहा है कि भाई पिलफरेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इंपोर्टर को प्रूव करने का जरूरत नहीं है, वो कस्टम में ही तो क्लियर हो जाएगा। बिकॉज गुड्स कस्टम में क्लियर होने से पहले ही समझ में आ जाएगा कि भाई इस गुड्स में चोरी हुआ है, लेकिन इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। इफ द ड्यूटी इज पेड बिफोर फाइंडिंग द पिलफरेज, अगर मानो कि आपने पहले ड्यूटी पे कर दिया था, बाद में पता चला पिलफरेज हुआ है, तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो कि भाई मैंने ड्यूटी दे दिया पर मेरे को गुड्स मिला नहीं, जिसका ड्यूटी मैंने दिया वो गुड्स ही मुझे नहीं मिला, तो मुझे रिफंड चाहिए। तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन के थ्रू से आपको रिफंड दे दिया जाएगा। सिंपल सा केस है ना सर, सिंपल सा केस। सेक्शन 13 डज नॉट अप्लाई फॉर द वेयरहाउस गुड्स। सेक्शन 13 वेयरहाउस गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। With effect from 10th May 2013, there shall be no duty liability on a sample of goods consumed or destroyed during the course of testing or examinations. अगर कोई गुड्स सैंपल टेस्टिंग के टाइम पे या फिर एग्जामिनेशन टेस्टिंग के टाइम पे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गुड्स में ड्यूटी पे करने का जरूरत नहीं है, जो सैंपल के लिए भेजा जाता है नॉर्मली, कि भाई सैंपल दिया जा रहा है, सैंपल कंज्यूम हुआ या फिर डिस्ट्रॉयड हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, टेस्ट करने के टाइम पे वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या एग्जामिन करने के टाइम पे खराब हो चुका है, उस पर ड्यूटी नहीं देना, बिकॉज वो आपको भेजा ही गया था सैंपल के लिए, तो सैंपल पे नो ड्यूटी, ठीक है, बिकॉज वो सेल नहीं है, वो सैंपल है, सैंपल देख के आप ऑर्डर दोगे, समझ रहे हो ना सर। मानो कोई फॉरेन कंट्री का कोई प्रोडक्ट है जो आप सैंपल लेना चाहते हो, तो वो आपको सैंपल भेजा है, अब वो सैंपल होगा तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगा। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी एग्जाम होने से लिए कुछ कंडीशन भी सप्लाई होना जरूरी है। तो इंपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन पिलफर्ड, ठीक है, जो इंपोर्टेड गुड्स है वो पिलफर्ड हुआ है, मतलब चोरी हुआ है मेन पैकेट से। द पिलफरेज शुड हैव ऑकर्ड आफ्टर द गुड्स आर अनलोडेड बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और फॉर डिपोजिट इनटू वेयरहाउस, ठीक है। एंड द पिलफर्ड गुड्स शुड नॉट हैव बीन रिस्टोर्ड बैक टू द इंपोर्टर। जो चोरी वाला गुड्स है वो इंपोर्टर को रिस्टोर नहीं किया गया, मतलब इंपोर्टर उसको जो मतलब बचा कुचा माल को वो नहीं लिया, अगर ऐसा है तो आपको ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर इंपोर्टर उसको रिस्टोर करता है तो वैल्यूएशन पे देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, if goods are pilfered after the order of clearance is made but before the goods are actually cleared, section 13 is not applicable and thus duty would be liable. if goods are pilfered after the order of clearance is made, मतलब क्लियर होने के बाद अगर pilfered होता है तो इसमें कस्टमर आपको लायबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है, तब आपको ड्यूटी तो पूरा ही देना पड़ेगा, रिफंड में क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो पिलफरेज का कॉन्सेप्ट बाद में पता चला। तो हो सकता है कि बाद में चोरी हुआ है। सेक्शन 13 डील्स विद ओनली पिलफरेज if it does not deal with loss or destruction of goods. Provision of section 13 would not apply if it can be shown that pilferage took place prior to the unloading of goods. In case of pilferage, only section 13 applies and remissions of duty under section 23 subsection 1 is not permissible. मतलब ड्यूटी रिमिट करना मतलब कहीं ट्रांसफर करना सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेबल नहीं है। कुछ एग्जांपल करते हैं पिलफरेज के बारे में तो क्लैरिटी हो जाएगा पिलफरेज का कॉन्सेप्ट। बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है सर। If goods are pilfered after the order of clearance is made, अगर goods pilfered हुआ है, चोरी हुआ है order clearance के बाद, but before the goods are actually cleared, duty would liable. क्या ड्यूटी लगेगा सर? Yes, because order clearance के बाद चोरी हुआ है तो ड्यूटी लगेगा, importer has to pay duty. बट हाँ अगर बाद में पता चला कि ये क्लियरेंस से पहले हुआ है तो रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हो। समझ में आया सर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। कस्टम ऑफिसर के क्लियरेंस के बाद हुआ है, ठीक है, पिलफर्ड। इफ द गुड्स आर पिलफर्ड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस इज मेड बट बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली क्लियर्ड, ड्यूटी वुड बी लिवेबल। यस, ड्यूटी वुड बी लिवेबल बिकॉज यहाँ पर क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है, क्लियरेंस होने के बाद हुआ है। लेकिन अगर बाद में कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है कि जिसमें आपको लगता है कि पिलफरेज पहले हुआ था तो इन दैट केस आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट टू मतलब डिस्प्यूट है, लेकिन अभी वो प्रूव करना पड़ेगा। भले ही वो इंपोर्टर को प्रूव नॉर्मल लेवल में करना नहीं पड़ता,
बट अगर बाद में होगा तो प्रूव करना पड़ेगा। Provision of section 13 would apply if it can be shown that pilferage took place prior to the unloading of goods. Goods unload होने से पहले pilferage हुआ है, तो क्या सेक्शन 13 अप्लाई करेंगे इसमें? Provision of section 13 would apply if it can be shown that pilferage took place prior to the unloading of goods. Goods unload, जहाज से unload होने से पहले pilferage हुआ है। सेक्शन 13 इस पे लागू नहीं होता। सेक्शन 13 would not apply in the given case. The pilferage should have occurred after the goods are unloaded, but before the proper officer makes the order of clearance. pilferage तब होना चाहिए जब प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस का ऑर्डर देता है, और ऑर्डर क्लियरेंस मिलता है तभी अनलोड होता है। अनलोड के बाद मतलब पहले हुआ है। Provision of section 13 would apply if it can be shown that pilferage took place prior to unloading of goods. तो अनलोडिंग ऑफ गुड्स मतलब क्या? अनलोडिंग ऑफ गुड्स मतलब ऑलरेडी क्लियरेंस हो चुका है, तो इसमें सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होगा। इसलिए बोला था pilferage should have occurred after the goods are unloaded, but before the proper officer makes order of clearance. इसलिए यहाँ पर सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 13 तो ऑर्डर क्लियर से पहले pilferage होने पे उस पे लगता है सर। ठीक है, ये कुछ वाइटल कॉन्सेप्ट था pilferage को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सर कुछ गुड्स है जिसको हम लोग कुछ अलग टर्म्स में याद रखते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट है डेरेलिक्ट, जेटसन, फ्लोटसन, ठीक है। तो डेरेलिक्ट क्या होता है, जेटसन क्या होता है, फ्लोटसन क्या होता है? रेक ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया शैल बी डील्ड विद एज इफ दे वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो ये टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। सर डेरेलिक्ट क्या है, जेटसन क्या है, फ्लोटसन क्या है, रेक क्या है? बात समझ में आ रहा है? सर अभी समझाया कहाँ से समझ में आएगा? तो पहले आप ये तो जान लो कि ये डेरेलिक्ट का मतलब क्या होता है, जेटसन का क्या मतलब होता है, फ्लोटसन का क्या मतलब होता है। ऐसे इमेज से भी आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है, बिकॉज इमेज भी कुछ कह रहा है, तो लेकिन क्या कह रहा है ये पहले देख लेते हैं सच्चे। जैसे डेरेलिक्ट का मतलब क्या बोला, देख लो यहाँ पे। मतलब बेसिकली इवन दो सच गुड्स हैड नॉट बीन एक्चुअली इंपोर्टेड, ऐसे तो ये एक्चुअली इंपोर्ट नहीं हो रहा था, दे वुड बी लायबल टू इंपोर्ट ड्यूटी अनलेस सच गुड्स आर इंटेंडेड टू बी ड्यूटी फ्री अंडर दिस एक्ट। अगर इसको ड्यूटी फ्री करा जाएगा तभी ड्यूटी फ्री होगा, अदरवाइज ड्यूटी देना पड़ेगा। अब डेरिलिक्ट का मतलब क्या, देखो सर, क्या हो रहा है बोलो तो? वेसल और कार्गो व्हिच इज अबंडन्ड इन सी विदाउट एनी होप ऑफ रिकवरिंग इट। अगर कोई वेसल या कार्गो जो सामान लेके आ रहा था जो बेसिकली डूब गया, और रिकवर होने का कोई चांसेस नहीं है, इसे डिरेलिक्ट बोलते हैं। वेसल और कार्गो व्हिच इज अबंडन्ड इन सी, जिसको सी में ही अबंडन किया गया और जो रिकवर होने का कोई चांसेस नहीं, इसे हम लोग डिरेलिक्ट बोलते हैं। जेटसैम मींस वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू द सी टू रिड्यूस द वेट ऑफ शिप। काफी टाइम में क्या किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर जहाज ये है, ये इसको ना माल को खाली किया जा रहा है। क्यों खाली किया जा रहा है? बिकॉज जहाज डूबने का चांसेस है। तो जहाज अगर कभी देखो सर, इतना बड़ा महासमुंदर में बहुत कुछ होता है, जैसे टाइटैनिक मूवी देखे होंगे तो पता लगेगा कि कैसे जहाज डूबता है। अरे टाइटैनिक देखा कि नहीं देखा? हाँ सर। ठीक है, तो जहाज डूब जाता है ना। तो इसी तरह अगर कभी ऐसे सिचुएशंस होता है कि जहाज बीच रास्ते में दिख रहा है कि भाई जहाज डूब सकता है, तो जहाज को खाली किया जाता है। तो जेटसैम मींस वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस द वेट ऑफ शिप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग एंड थ्रोन गुड्स एंड द थ्रोन गुड्स सिंक। ठीक है, मतलब काफी सारे गुड्स को जहाज से थ्रो किया जाता है ताकि जहाज को डूबने से बचाया जाए, है ना, जहाज को डूबने से बचाया जाए। तो ये इसको कहते हैं जेटसैम। ठीक है, दिस इज द जेटसैम। ठीक है, फिर बाद में उसको किसी भी तरह से उठाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जेटसैम का। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट है फ्लोटसैम। फ्लोटसैम मींस व्हेन गुड्स कंटिन्यू टू फ्लोट आफ्टर थ्रोन इन सी। मतलब जहाज में जहाज से थ्रो करने के बाद भी वो समुद्र में
फ्लोट होते होते किसी ना किसी किनारे में आके पहुंचा, सिंपल बात है। फ्लोट मींस व्हेन गुड्स कंटिन्यू टू फ्लोट आफ्टर थ्रोन इन सी, ठीक है, जहाज में उसको थ्रो करने के बाद वो फ्लोट करना चालू हो गया, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट सर ये सब का मतलब रेक मींस कार्गो और वेसल्स और एनी प्रॉपर्टी व्हिच आर कास्ट अशोर बाय टाइड्स आफ्टर शिपरेक। शिपरेक क्या होता है, मतलब मानो कि जो नॉर्मली ऐसा होता है कई बार कि वो कई बार जानबूझ के भी किया जाता है कि जहाज को खतरा लगता है तभी वो रेक बन जाता है। तो वो किसी ना किसी शोर में आके, ठीक है, किसी ना किसी अशोर में आके वो क्या होता है, वो अपने आप को टाइड के कारण वो गिर जाता है या टूट जाता है, ठीक है। रेक मीन्स अ कार्गो और वेसल और एनी प्रॉपर्टी व्हिच आर कास्ट अशोर बाय टाइड्स आफ्टर शिपरेक, ठीक है। ये सिचुएशंस होता है रेक में, ठीक है, तो उसको रेक बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स और डिटोरिएटेड गुड्स। अब ये जो जितना सारा सिचुएशंस आप लोगों ने देखा, इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली गुड्स डैमेज होगा या डिटोरिएट होगा। सेक्शन 22 इसके बारे में बात करता है। तो गुड्स अगर डैमेज होगा या डिटोरिएट होगा तो ड्यूटी में अबेटमेंट चाहिए सर। अबेटमेंट मतलब लेस ड्यूटी। अबेटमेंट मतलब क्या होता है, हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, अबेटमेंट मिल जाएगा। अबेटमेंट मीन कम करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब ये अमेंडमेंट का कैलकुलेशंस, मतलब अबेटमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे सेक्शन 22, इसका एक फॉर्मूला भी है और कॉन्सेप्ट भी है, तो चलो देखते हैं। तो इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन डैमेज्ड और हैड डिटोरिएटेड एट एनी टाइम बिफोर ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, ठीक है। या फिर इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन डैमेज्ड और हैड डिटोरिएटेड एट एनी टाइम आफ्टर द अनलोडिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया but before their examination for assessment by custom authorities, provided such damage is not due to any willful act, मतलब जानबूझ के नहीं किया गया, तभी अबेटमेंट मिलेगा। ये दोनों सिचुएशंस अबेटमेंट मिलने के लिए है। Any warehouse goods had been damaged on account of any accident at any time before clearance for home consumption, provided such damage is not due to any willful act, मतलब चाहे तीनों सिचुएशंस हो, जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था वो डैमेज हुआ है, डिटोरिएट हुआ है एनी टाइम बिफोर द ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इन इंडिया, ये हो सकता है। इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन डैमेज्ड और हैड डिटोरिएटेड एट एनी टाइम आफ्टर द अनलोडिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, मतलब गुड्स को भारत में अनलोड करने से पहले, बट एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है, अनलोडिंग से भी पहले, आफ्टर आफ्टर अनलोडिंग मतलब अनलोड हो गया है पर उसको एग्जामिन करने से पहले, कौन एग्जाम करता है, कस्टम ऑथोरिटीज, ठीक है। कस्टम ऑथोरिटी एग्जामिन करने से पहले अगर कोई डैमेज है, लेकिन वो डैमेज जो भी हुआ है वो विलफुल एक्ट के कारण नहीं हुआ है, मतलब जानबूझ के नहीं किया गया, ठीक है। और वेयरहाउस गुड्स के केस में या फिर होम कंजम्प्ट गुड के केस में, एंड वेयरहाउस गुड्स हैव बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशंस, प्रोवाइडेड सच डैमेज इज नॉट ड्यू टू एनी विलफुल एक्ट। ऐसे सिचुएशंस में अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 22 अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये तीनों सिचुएशंस फुलफिल होना पड़ेगा, तभी आप अबेटमेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है सर। अब क्वेश्चन इज दैट सर अबेटमेंट कितना होगा, सर अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल आफ्टर अबेटमेंट। अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल आफ्टर अबेटमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज और डिटोरिएशन, मतलब डैमेज या मतलब डिटोरिएशन से पहले, गुड्स डैमेज या डिटोरिएशन से पहले आपका अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितना था, ठीक है, वहां से आपको माइनस करना है वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटोरिएटेड गुड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज डिटोरिएशन, मतलब करेंटली कितना डैमेज हुआ है, करेंट डैमेज बेसिकली, करेंट डैमेज, वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटोरिएटेड गुड्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज और डिटोरिएशन, मतलब ओरिजिनल वैल्यू, करंट डैमेज वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटोरिएटेड गुड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज्ड, ठीक है, इसके साथ इंटू करना है ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज और डिटोरिएशन, ठीक है। अगर आप इसे करते हो तो आपको मिल जाएगा वैल्यूएशन ऑफ द डैमेज और डिटोरिएटेड गुड्स। अब यहाँ पर ये भी बोला है सर द वैल्यू शैल बी वैल्यू ascertained by the proper officer or the proper officer may sell such goods by public auctions, या तो वैल्यूएशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर या फिर जो भी डैमेज गुड्स रहेगा उस डैमेज गुड्स को प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑक्शन सेल भी करता है, टेंडर बुला के। इफ द इंपोर्टर एग्रीज, अगर इंपोर्टर एग्री करता है तो ऑक्शन करेगा, ऑक्शन करके जो भी दाम मिलेगा, इफ एनी अदर मैनर एंड द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स हैव बीन डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सच गुड्स। सर मतलब
मतलब जो गुड्स जहाज से खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है या पलट जाता है, तो ये सब गुड्स का भी मार्केट में कुछ तो दाम मिल जाता है सर, ठीक है। तो मार्केट में जैसे मानो ये सब गुड्स जो खराब हो चुका है, आधा डैमेज है आधा ठीक है, अब ये सब चीज कभी ना मार्केट में खरीदार मिल जाता है। तो ऑक्शन मतलब पोर्ट अथॉरिटी क्या करता है, पोर्ट अथॉरिटी ऑक्शन में उठाते हैं कि भाई ये सब गुड्स हैं, हम ऑक्शन करेंगे। तो ऑक्शन करके भी मार्केट वैल्यू पता चल जाता है कि भाई इस चीज का क्या मार्केट में वैल्यू हो। तो उसको वो टेंडर बुलाएगा, टेंडर बुला के ऑक्शन करेगा। एक मूवी है, हो सके तो कभी देखना सर, मूवी का नाम है सर बदमाश कंपनी। देखा है क्या? ये शाहिद कपूर है इस मूवी में, शाहिद कपूर और कौन ये आपका अनुष्का शर्मा, चैंग बोल के जो फेमस सिंगर है इंडियन आइडल का वो है, मुझे याद आ रहा है सर। और भी काफी फेमस एक्टर है, अगर हो सके तो जरूर देखना। उसमें वो लोग जूता एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था, शूज, ठीक है। तो उस ड्यूटी चोरी करता था, उसके ऊपर मूवी है। तो उसमें भी ये सिचुएशंस दिखाया गया कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्टेड गुड्स अगर मार्केट में सेलेबल कंडीशन में नहीं होता तो उसको ऑक्शन कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है सर? हेलो। हाँ सर। तो वैल्यूएशन डिटरमाइन करने का दोनों कॉन्सेप्ट है। अगर वैल्यू प्रॉपर ऑफिसर एसेट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो ऑक्शन करके उसका वैल्यू मार्केट में क्या होगा वो वैल्यूएशन डिटरमाइन करना एक तरीका है, ठीक है। और एबेटमेंट कितना मिलेगा वो है यहाँ से पता चल जाएगा। ये एग्जांपल देख लो। एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए फॉर 50,000। आफ्टर डैमेज इट गुड्स वैल्यूड बाय कस्टम ऑफिसर 10,000। डैमेज होने के बाद कस्टम ऑफिसर बता रहे हैं कि इसका वैल्यू है 10,000 का। तो टोटल कस्टम ड्यूटी ऑन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स लिवाइड 6,180। जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था उसका वैल्यूएशन है 6,180 का, मतलब इंपोर्टेड गुड्स में कस्टम ड्यूटी है। Imported goods have been damaged after the unloading of goods in India, but before their examination for assessment by custom authorities. And such damage is not due to any willful act of X Limited. Fine total duty payable by X Limited. कितना ड्यूटी उसको पे करना होगा? मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू था वो 6,180, 6,180 आपका ओरिजिनल ड्यूटी था, ठीक है। ओरिजिनल ड्यूटी आपको देना था 6,180। 6,180 से आप माइनस कर दो कि कितने का वैल्यू डैमेज हुआ है। तो 50,000 का गुड्स है, अभी ऑफिसर बता रहा है 10,000 का, तो कितना वैल्यू डैमेज हो गया आपका? 50,000 से कितना वैल्यू चला गया, डिटोरिएट हो गया 40,000 का। और ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 50,000 का। इसके साथ इंटू कर दो ये अमाउंट, मतलब जो आपका ड्यूटी देना वाला था। जितना वैल्यू होता है 1236, इतने का आप अबेटमेंट ले लेना। ये अबेटमेंट वैल्यू है। ये अबेटमेंट किससे मिलेगा? 6,180 से। मतलब 6,180 माइनस एबेटमेंट ऑफ ड्यूटी कितना हुआ, इसका हिसाब लगाओ। 6,180 माइनस 40,000 बाई 50,000 इंटू 6,180, एबेटमेंट ऑफ ड्यूटी हो जाएगा 4,944। तो ओरिजिनल आपको देना था 6,180, वहां से माइनस हो जाएगा 4,944। तो अभी आपको देना पड़ेगा 1,236, ठीक है। मतलब 50,000 के लिए अगर आपको 6,180 देना था, अभी 10,000 का जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर आपको सिर्फ 1,236 देना पड़ेगा। कैलकुलेशन समझ में आ गया सर? एनी डाउट? ना सर। अब सर जैसे कि आपको मैं कुछ देर पहले सेक्शन 23 का बात कर रहा था ना, तो सेक्शन 23 के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है। आप जरूर एक बार सेक्शन 23 को गो थ्रू कर लो, ठीक है। रेमिशन ऑफ ड्यूटी, रेमिट करना मतलब ट्रांसफर करना, ड्यूटी ट्रांसफर और रेमिट ऑन गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 23 का एरिया है। सेक्शन 23 अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज नो पिल्फरेज अंडर सेक्शन 13। अगर कोई पिल्फरेज व चोरी वगैरह नहीं हुआ है तभी आप सेक्शन 23 अप्लाई करना। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन इंपोर्टर टू प्रूव लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा कि पिल्फरेज नहीं हुआ है पर कुछ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हुआ है, ठीक है। लेकिन ये प्रूव करना पड़ता है इंपोर्टर को ही, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 13 तो पिल्फरेज के बारे में बात करता है। पिल्फरेज को छोड़ के अगर कभी भी ऐसा लगता है इंपोर्टर को भाई गुड्स में कुछ लॉस्ट या डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है,
तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा, किसको? इंपोर्टर को, जो सेक्शन 23 करता है। सेक्शन 23 एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लीकेज, मानो कोई प्रोडक्ट है जिसमें कुछ लीक हो गया, ठीक है, इफ एनी, मस्ट बी ड्यू टू फायर, नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, earthquake, bad weather, anything, ठीक है। Loss or destruction should be found before clearance of goods from customs. Customs clear होने से पहले आपको ये loss or destruction prove करना पड़ेगा, मतलब देखना भी पड़ेगा। Section 23 is applicable even for the goods warehouse. Warehouse goods के लिए भी Section 23 applicable होता है, ठीक है। मतलब 13 के लिए नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन मतलब पिलफरेज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, पर सेक्शन 23 वेयरहाउस गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 23 का एनालिसिस करें तो ऐसा होता है, द सेक्शन कम्स इनटू प्ले इन केस ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एट एनी टाइम बिफोर देयर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशंस। द रिमिशन ऑफ ड्यूटी इज परमिसिबल ओनली इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड्स। अगर गुड्स टोटल लॉस होता है तो ही ड्यूटी टोटली रिमिट हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट द लॉस इज फॉरएवर एंड बियॉन्ड रिकवरी। अगर लॉस मतलब फॉरएवर के लिए हो गया, अब रिकवर नहीं किया जा सकता। द लॉस रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन इज जनरली ड्यू टू नेचुरल कॉज, जैसे कि आग लग के, फ्लड हो के। द लॉस ऑफ गुड्स मे बी एट द वेयरहाउस आल्सो, वेयरहाउस में भी लॉस हो सकता है। Since 23 subsection 1, subject to the provision of section 13, in case the goods have been pilfered after they have been unloaded, but before order of clearance for home consumption or deposit in a warehouse, section 13 would apply and the importer would not liable to pay the duty. मतलब जो आपको पता ही है, हम लोग सेक्शन 13 में उसको पढ़ चुके हैं। ये सेक्शन 23 का बात कर रहे हैं कि अगर डिस्ट्रक्शन हो चुका है और परमानेंट डिस्ट्रक्शन अगर हो चुका है तो आपका ड्यूटी रिमिट हो जाता है, ठीक है, आपका ड्यूटी रिमिट हो जाता है, लेकिन टोटल लॉस ऑफ गुड्स होने से। और टोटल लॉस ऑफ गुड्स कब होता है? अगर फायर, फ्लड, ये सब नेचुरल कैलामिटी के कारण। नो ड्यूटी इन केस ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है। टाइटल ऑफ द गुड्स रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? मतलब टाइटल को छोड़ देना, किसी और को दे देना। रिलिंक्विश मतलब क्या होता है सर? त्याग देना। हेलो, आप लोग रिलिंक्विश के बारे में तो जानते ही हो, हम लोग जीएसटी में भी रिलिंक्विश के बारे में काफी बात करते हैं। हाँ मौसमी, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह का खेल होता है। The owner of any imported goods may at any time before an order of clearance of goods for home consumptions or order for permitting the deposit of goods in warehouse has been made relinquish his title to the goods and thereupon he shall not be liable to pay the duty thereon. अगर आप अपना टाइटल गुड्स पे रिलिंक्विश कर देते हो, मतलब किसी और को दे देते हो, आप टोटली आप छोड़ देते हो, तो अगर आपका लायबिलिटी कंप्लीटली गायब हो जाता है तो किसी और का लायबिलिटी होगा। तो अगर आपका लायबिलिटी नहीं है तो फिर आपको ड्यूटी भी नहीं मिलेगा, अगर आप ओनर नहीं हो। लेकिन बात यही है कि इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई द ओनर ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स में एट एनी टाइम बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, ऑर्डर क्लियर होने से पहले फॉर गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, ऑर्डर क्लियर होने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा नहीं। An order for permitting the deposit of goods in a warehouse has been made, relinquish his title to the goods, and thereupon he shall not be liable to pay the duty. However, the owner of any such imported goods shall not be allowed to relinquish his title to such goods regarding which an offence appears to have been committed under this act. अगर वो offence कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जानबूझ के कर रहा है, offence कर रहा है, तो ऐसे केसेस में वो अपना ओनरशिप को आउटसाइड में नहीं कर सकता, और एनी अदर लॉ फॉर द टर्मिनेटिंग फोर्स। मतलब बेसिकली किसी तरह का ऑफेंस के कारण वो अपना ओनरशिप को रिलिंक्विश करना चाहता है, ठीक है, और ड्यूटी को बचाना चाहता है। तो ऐसा करना तो गलत है, चाहे वो कोई भी लॉ के कारण हो, चीटिंग हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ये ओनरशिप को रिलिंक्विश करने का मौका नहीं देगा। वो बदमाश कंपनी देखना सर, वहां पर भी ऐसा ही किया था। वो जूता को सिंगापुर से लाया था और फिर जब भी जैसे ही मिलने के गया, मतलब जूता खरीदने वहां पर मतलब वेयरहाउस से लेने के लिए गया, तो वो बोले कि हमारा नहीं है क्लियरेंस के टाइम पे, ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर ड्यूटी नहीं देना है। फिर बाद में ऑक्शन में वही लोग जाके खरीदता था, ठीक है, मतलब और भी कम दाम में ड्यूटी बचाने के चक्कर में। मूवी देखना, काफी क्लैरिटी हो जाएगा। Importer may relinquish his title to the goods in the following cases. The goods may not be according to the specifications, ठीक है, मतलब जैसा स्पेसिफिकेशंस था वैसा गुड्स नहीं मिला। The goods may have been damaged or deteriorated during voyage and such may not be useful to the importer. ऐसे केसेस में जो इंपोर्टर है वो बोल सकता है कि भाई ये आस पास स्पेसिफिकेशंस नहीं है, या फिर वो अपना जो टाइटल है उस पर वो उसको
इग्नोर कर सकता है। There might have been breach of contract, इसमें breach of contract का मैटर भी आता है, and therefore the importer may be unwilling to take delivery of the goods. In all the above cases, the goods have been imported, the liability to custom duty is imposed, and therefore the importer may relinquish his title to the goods unconditionally and abandon them. If the importer does so, he will not be required to pay the duty amount. However, the owner of any such imported goods shall not be allowed to relinquish his title to such goods regarding which an offence appears to have been committed under this act. मतलब किसी भी तरह का गलत काम करने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपका ये टाइटल रिलिंक्विश करने का परमिशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, it is open to the importer to exercise the option to relinquish the title on the imported goods at any time before the passing of order for clearance of the home consumption, so before order permitting the deposit of goods in a warehouse. मतलब warehouse में जाने से पहले या फिर क्लियरेंस से पहले आप ओनरशिप को रिलिंक्विश कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बोल दोगे कि आपका नहीं है तो फिर आपको ड्यूटी नहीं देनी, तो फिर सर आप बोलोगे सर तो फिर गुड्स का क्या होगा? कुछ नहीं, वो पोर्ट अथॉरिटी उसको ऑक्शन में डाल के मार्केट से पैसा ले लेगा किसी ना किसी से। ठीक है, ये सब चलता रहता है, ये सब न्यूज़पेपर में भी इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, कभी अगर देखोगे ना कि कहाँ क्या ऑक्शन चल रहा है पोर्ट का, ये सब खबर मिलता है सर। तो ये था बेसिकली कस्टम लॉ का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू सर। ठीक है, जो मेनली फर्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल्स में बोला हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है, वैल्यूएशंस ऑफ कस्टम्स, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, आपको जरूर एक बार गो थ्रू करना चाहिए। मैं इसका और एक क्लास प्रोवाइड करूंगा मौसमी। ठीक है, आज मैं इतना ही रखूंगा आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करता हूँ, मैं बता दूंगा कब देना है, 1-2 दिन के अंदर ही दूंगा। तो मैं उसमें आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से वैल्यूएशन करना है और कितना तरह का ड्यूटी होता है। बस टाइप्स ऑफ ड्यूटी के बारे में नॉलेज लेने से और वैल्यूएशंस करने का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से मुझे लगता है कि बाकी आप खुद से भी और थोड़ा सा गो थ्रू कर लोगे, क्योंकि ये क्विक रिविजन में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए, लेकिन ओवरव्यू क्लियरली मैंने थोड़ा डिटेल्स में इसलिए दिया क्योंकि ओवरव्यू क्लियर होने से आगे का चैप्टर बहुत क्लियर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, वैल्यूएशन सिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करूँ। ठीक है, ओके सर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर, पढ़ते रहो, रेडी कर लो। ठीक है, आज इतना ही है।